साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी दूसरी क्लास है कक्षा 10 की। ठीक है, उसमें हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश हैं उनका परिचय। ठीक है, जितने भी शासक हुए हैं जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है ऐसे कैसा, वो सभी बात हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम लेंगे, पहला जो वंश लेंगे वो हम लेंगे गुहिल वंश। ठीक है, इसमें जो महाराणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, जो मुख्य जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो सभी बातें इस वीडियो में आपको करने वाले हैं गुहिल वंश से संबंधित। ठीक है, तो आराम से अंत तक वीडियो देखते जाए साथियों। ये किताब कक्षा 10 की हम बात कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी राजस्थान कंपटीशन की किताब हो, जो परीक्षा हो, जिसमें मेरे हिसाब से इस किताब से लगभग सभी प्रश्न मिल जाते हैं साथियों। ठीक है, तो अंत तक आपको पूरी क्लासें कंटिन्यू देखती रहनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। जैसे आपको वीडियो नया आए, क्लास आए, तो आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, और अभी लाइक करके शेयर कर दे अपने साथियों को, क्योंकि ये स्टार्ट ही क्लासें हैं, इसको शेयर करते रहे जिससे सभी साथी वो जुड़ जाएँ। साथियों शुरू कर रहे हैं, उससे पहले एक छोटी सूचना मैं और दे दूँ। जो भी साथी नए जुड़े हैं, ठीक है, नए जुड़े हुए जितने भी साथी हैं उनके छोटी सूचना है कि राजस्थान जी के थर्ड ग्रेड का जितना भी राजस्थान जी के आएगा, जो आप थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जितना भी राजस्थान जी के आएगा, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से है, उनकी टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है साथियों, टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उनकी हमारे द्वारा पूरी कर ली गई है। कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें आप जाके जुड़ सकते हैं। क्रम से टॉपिक दे सकते हैं, जितने भी टॉपिक है उनके टेस्ट दे सकते हैं। भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति विज्ञान, आपके जितने भी नए जुड़े हुए टॉपिक हैं, प्रत्येक जो फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं आदि, जो खिलाड़ी है सभी, राजस्थानी भाषा, सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेस्ट दें और साथियों कंटिन्यू अपनी जो तैयारी है उसको परखें कि कहाँ मेरी कमियाँ है। अभी वो समय है आपको सुधारने की। आराम से टेस्ट देते रहें और साथियों टॉपिक तैयार करते रहें, रिवीजन करते रहें। तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अन्यथा आप सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपने वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज टेस्ट है। और जिनके विषय हिंदी है वो भी आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। देखिए गुहिल वंश बात करें, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता था। ठीक है, वर्तमान में भी इस क्षेत्र को मेवाड़ ही कहा जाता है। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया था। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ था। ठीक है, इसके प्रतापी शासक हुए थे गुहिल, उनके नाम से इनका नाम पड़ा गुहिल वंश। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल ने उन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल टोड इसे वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं अब देखिए नैन शिव गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का एक मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। वो गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था साथियों। अब देखिए बप्पा रावल बात, पहला शासक जो हम ले रहे हैं गुहिल के बाद में जो है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। 566 ईस्वी, आप जो आपके नोट्स हैं उसमें साथ नोट करते जाए साथ साथ में। 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद में जो शासक हुआ था प्रतापी शासक, वो था आपके बप्पा रावल। देखिए 734 से 753 नोट करें इस बात को। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया। नोट करें इस बात को। ठीक है, राजधानी भी कहाँ थी, नागदा थी। ये बात भी नोट कर लेना साथियों। पहले 734 ईस्वी में, ठीक है, जहाँ से ये बात आती है, चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ठीक है, फिर ये एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था कैलाशपुरी में। फिर एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा उनके अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। विशेष रूप से नोट कर लेना इस बात को, कालभोज बप्पा का नाम। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। ठीक है, ये बात नोट करें, कालभोज की उपाधि थी बप्पा, न कि इनका नाम था। वास्तविक नाम क्या था, वो कालभोज था। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब का नाम था। इसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य की यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबले में चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार शिव वैद्य उनकी तुलना करते हुए चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी जो सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनका नाम बप्पा पड़ा था, ये उपाधि दी गई थी। अब जैत्र सिंह इसके बाद में 1234 753 के बाद में जो इतिहास मिलता है वो मुख्यतः जो हमें पढ़ना है 1213 से 1253। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमाणु को चित्तौड़ छीनकर परमाणु से चित्तौड़ छीनकर, ठीक है, अपनी राजधानी बनाया था उसे। और 1227 ईस्वी में
बुथाला के युद्ध में, नोट करें इस बात को, 1227 ईस्वी में बुथाला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश हमीर को कहा गया है। ठीक है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जयतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयतर सिंह ही हुआ। इसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ठीक है, ये बात किसने कही है? आपकी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कही है। बात करें साथियों अगले रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह 1302 से 1303। ठीक है, रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ के सैनिक से जो व्यापारिक जो उपयोगिता थी वह उसका कारण था युद्ध का। अब देखिए 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, कौन सी लिखी थी? पद्मावत, नोट करें इस बात को। उसमें लिखा है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। ये बात विशेष रूप से नोट करना, जायसी के द्वारा लिखित पद्मावत में। ठीक है, ये बात कही गई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसकी सेनापति गोरा व बादल, विशेष रूप से नोट करें गोरा व बादल किसके सेनापति थे? ये प्रश्न पूछा भी गया बहुत बार। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हुए थे। रतन सिंह भी मारा गया और इसमें गोरा व बादल भी वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। इस युद्ध में कौन था? अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद, नोट करें स्पेशल। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। ये बात नोट करें, रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश का रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं राणा हमीर 1326 से 1364। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की थी। ठीक है, 1326 में सिसोदा का जागीरदार होने के उसे सिसोदिया कहा गया था। ठीक है, अब कोई ये कहते हैं कि सिसोदिया वंश या गुहिल वंश, तो ठीक है ये किस से थे? सिसोदा का जागीरदार होने के कारण इसको क्या कहा गया? सिसोदिया कहा गया था, जिससे प्रताप जो महाराणा प्रताप है सिसोदिया वंश से भी ऐसा नाम आता है और गुहिल वंश से भी आता है। तो गुहिल वंश तो जो प्रतापी शासक हुए थे उनके नाम से, और जो राणा हमीर थे उस सिसोदा का जागीरदार होने के कारण उसे सिसोदिया कहा गया था। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्र के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे। ठीक है, उसके बाद जितने भी शासक हुए वो सिसोदिया ही कहलाए। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपको महाराणा प्रताप मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, ये बात नोट कर लेना। राणा हमीर की ये साथियों ऑथेंटिक बुक आप तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बोर्ड की 10वीं की क्लास पढ़ रहे हैं और यहाँ से प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो आपके फॉरेस्ट गार्ड की बात हो जिसमें 30+ प्रश्न बने हैं किताब से, तो आप नोट टेंशन रहिए। दिनेश तो बोर्ड की मैं बात करूँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और जो ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ रहे हैं। ठीक, कोई सी भी गाइड पढ़िए, लेकिन इसके साथ में ये भी आपको तैयार करनी है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, ये बात विशेष रूप से नोट कर लेना। विषम घाटी पंचानन बहुत बार पूछा गया सवाल है। विकट आक्रमणों में सिंह के सदस्य की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ जो है उस परिस्थिति जो उसमें दी गई है। नोट करें, हमीर को विषम घाटी पंचानन की संख्या कहाँ पे दी गई है, ये भी बात नोट करें। राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। देखिए महाराणा लाखा की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण है ये भी। महाराणा लाखा 1382 से 1421। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था। मारवाड़ के रणमल की बहन, नोट करें इस बात को, रणमल की बहन जो कहाँ से थे? मारवाड़ से। उस रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह है जो था वो लाखा के पुत्र चुंडा के साथ में होना था। ठीक है, अब देखिए मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया था। नोट करें इस बात को, इसको समझने की कोशिश करें। महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था कब? 1382 में।
मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ में? लाखा के पुत्र चुंडासक के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह किसके साथ हो गया? लाखा के साथ ही संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। ठीक है, अब हंसाबाई का पुत्र जो होगा वही उस मेवाड़ का शासक होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा के राज्याधिकार के वंचित होना पड़ा। ठीक है, चुंडा है उसको राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा था इस शर्त के कारण। चुंडा को, नोट करें इस बात को, चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह में भी कहा जाता है। चुंडा को क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है साथियों। ये बात करें क्योंकि अपने जो पिता के साथ में जो ये पुत्र वाली जो शर्त रखी गई थी कि जो भी संतान होगी वो मेवाड़ का शासक बनेगा, क्योंकि इससे चुंडा को है राज्य उत्तराधिकार है वो वंचित होना था इस शर्त के आधार पे। तो उसने प्रतिज्ञा की, तो क्या कहलाए? भीष्म पितामह कहलाए। ठीक है, राजस्थान का। राणा लाखा के समय में जावर माइनस में चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा था लाखा के समय में, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील है उसका निर्माण भी करवाया था। आगे बात करें महाराणा मोकल की। महाराणा मोकल 1421 से 1433 तक। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। जो बात शर्त रखी गई थी कि जिस हंसाबाई का जो पुत्र होगा, जो जन्म लेगा, वही अगला शासक बनेगा। तो कौन था? महाराणा मोकल था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु का होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, 1421 की बात है। पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई पर उस पर संदेह करती है कि वह साथ में कुछ धोखा कर सकता है इस प्रकार से, तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया था। और 1433 ईस्वी में मोकल की जिलवाड़ा में चाचा मेरा ने महापा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी थी साथियों। ये नोट कर लेना। 1433 में मोकल की जिलवाड़ा में, कहाँ पे? जिलवाड़ा में चाचा व मेरा ने महपा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये बात नोट कर लेना। बात करें महाराणा कुंभा, अति महत्वपूर्ण की बात करें तो महाराणा कुंभा की बात करें। 1433 में शासक बना और 1468 तक ये शासक रहे थे। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया था। कुंभा ने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 1436 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी है उसको परास्त कर बंदी बना लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ नोट करें इस बात को, महमूद खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य में 1436 ईस्वी में फिर इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात के युद्ध हुआ। ठीक है, नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया फिर, परंतु बाद में संधि कर उसे अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया था। अगला देखिए 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। ठीक है, जो खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर चंपानेर की संधि हुई। इसे संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके, क्योंकि उसको भी हराया गया था, खिलजी को भी और गुजरात के शासक को भी हराया गया था, तो उन्होंने तय किया इस संधि के आधार पर कि कुंभा पर आक्रमण किया जाएगा और उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। 1457-58 में गुजरात और मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों ने मतभेद पैदा होने के कारण ये विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है साथियों कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था साथियों, 32 दुर्गों का। ठीक है, फिर देखिए जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 खंभों का जो दुर्ग है उनका निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध है। कहाँ का? कुंभलगढ़ का, कुंभा के नाम से ये नाम पड़ा है। इसका शिल्पी मंडन था। कौन था? शिल्पी जो था वो मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और श्रृंगार चंवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता और तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान, विद्यानुरागी शासक था। खाना व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद,
स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज संगीत मीमांसा, नोट करें इस बात को, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं जो स्वयं कुंभा ने लिखे थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर का जो है उस पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय, नोट कर लेना इस बात को साथियों, पूछा भी गया, बहुत बार उपाधियां ये पूछी गई है। ठीक है, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव व्रताचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विभूषित किया गया था। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया था और उसके पुत्र उदा ने उसकी 1468 में उसकी हत्या कर दी थी। ये बात नोट करें, 1468 में कुंभा के पुत्र के द्वारा ही उसकी हत्या की गई थी। बात करें उसके बाद में प्रतापी शासक राणा सांगा की, 1509 से 1528। सांगा मतलब इसका नाम था इनका नाम संग्राम सिंह। उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, नोट करें इस बात को, पूछा भी गया है। उसके तीनों भाई जो थे पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, चारों ही, एक तो ये खुद हो गया, तीन, चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। फिर इस कारण इसमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से, नोट करें इस बात को, हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन जो है उसका शासन कर रहा था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली थी। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया था और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष रूप से शासक बन गया था। अब देखिए, अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिसे मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान जो है महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा जो है द्वारा बंदी बना लिया गया था। इडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, परंतु अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, विशेष रूप से नोट कर लेना इस बात में, खातौली का युद्ध पूछा गया है, वर्तमान में जो है कोटा में जिले में है, कि युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, नोट करें इब्राहिम लोदी 1517 में महाराणा सांगा, ठीक है, उसमें और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, उसको परास्त किया गया महाराणा सांगा द्वारा। इसके बाद राणा की सेना ने बाड़ी जो कहाँ पे है धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर दिया था। इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी और राणा सांगा उत्तर भारत की शक्तिशाली शासक बन गया था। 1526 ईस्वी में बाबर, ये नोट करें इस बात को, 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया था। पानीपत के युद्ध में बाबर किन के बीच में हुआ था? पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें हार किसकी हुई थी? 1526 में इब्राहिम लोदी की हुई थी और बाबर ने आगरा पे अधिकार कर लिया था। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। अब देखिए, खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ, पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 में, ठीक है, उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। फिर 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था। तोप खाने और तुगलकमाई जो युद्ध पद्धति थी उसके कारण विशेष रूप से पूछा गया है, उसके कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ, उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया था।
जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया था। सांगा ने संकल्प लिया था कि बिना जो है मैं हार कर चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। तो इस जो सेनापति थे आदि थे सामंत थे, वो युद्ध नहीं करना चाहते थे और इस बात से सांगा ये बात नहीं चाहता था कि बिना युद्ध वो लौटे। तो उसने सामंतों ने उनको विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा, नोट करें इस बात को, पूछा गया सवाल है, बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। देखिए राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो उसका जो है राणा रतन सिंह 1528 से 1531 में, और उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य है वो मेवाड़ का शासक बना था। उसके बाद में बात करें राणा उदय सिंह, इंपॉर्टेंट, 1536 से 1572, राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय, कौन? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान उसके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। 1540 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ उसने उदय सागर झील, मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1567 में अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और पत्ता, नोट करें इस बात को विशेष रूप से, जयमल और पत्ता, ठीक है, किसके दरबार में? उदय सिंह के दरबार में, ठीक है। उसके नामक अपने 2 सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल और पत्ता की वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। अकबर ने जयमल पत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। अब नाम आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बात करें तो 1572 से 1597, ठीक है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। नोट करें इस बात को, 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में जन्म हुआ। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसको बनाया था? उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठाया। इस समय दिल्ली के मुगल बादशाह से अकबर थे, उसका शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले या सुविधापूर्ण जीवन जी ले, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना था। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे बड़े पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों के सामने उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनको सम्मान बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया था। अब देखिए, अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 से 1576 के मध्य जो है उसने 4 शिष्टमंडल, नोट करें इस बात को, क्रम से नोट कर लेना। सबसे पहले जलाल खां, पूछा गया सवाल है, बाद में मान सिंह, बाद में भगवान दास और बाद में टोडरमल के नेतृत्व में भेजे, ठीक है। फिर मगर महाराणा ने संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी में 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। 18 जून 1576, कुछ विद्वान ये तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं। तो साथियों, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि हम कौन सी माने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बाहर जो लिखी है 18 जून 1576, हमें इसको मानना है, ठीक है। यदि मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात कह दूं, दोनों ही एक साथ में या तो आएगी ही नहीं, ठीक है। यदि अलग अलग आए तो आप कोई सी भी कर देना, ठीक है, वरना ये आप 18 जून वाली कर सकते हैं। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम जो दस्ता था उसका नेतृत्व हकीम का सूर कर रहा था, जबकि
मुगल खां जो मुगल सेना थे उसके हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिद्दा, कौन? झाला बिद्दा ने, नोट करें इस बात को, प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया था। ये बात नोट कर लेना, यहाँ से प्रश्न ऐसा बन सकता है। प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए भी वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। इस युद्ध को अबुल फजल ने, नोट करें इस बात को, अबुल फजल ने क्या कहा है? खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स टोड ने हल्दीघाटी का युद्ध कहा है। बहुत बार पूछे गए सवाल हैं ये। अब देखिए, हल्दीघाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा है, ये बात नोट करना। कोई क्या कहते हैं कि जैसे पीली मिट्टी होने के कारण या ऐसा, तो आप देखिए इसमें क्यों पड़ा है। ऐसी मिट्टियाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली तीनों रंग की मिट्टी है यहाँ पे। फिर हल्दीघाटी नाम क्यों दिया गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नवविवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ी और मरी। ठीक है, हल्दी चढ़ी कई नवविवाहित महिलाएं पुरुष वेश में लड़ गई और वो मरी। इस प्रकार से इसका नाम हल्दीघाटी पड़ा। ये कहाँ से लिए गए? अजूबा भारत, डॉक्टर महेंद्र भानावत, पृष्ठ संख्या 153 से ये बात ली गई है, जो ऑथेंटिक है एकदम। 1576 से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैन्य जो अभियान थे वो किए थे। शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान के नेतृत्व में सेनाएं भेजी, मगर इन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा था। 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल जो सूबेदार थे शेर-ई-मां सुल्तान खां को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया था। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसी कारण दिवेर मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर का युद्ध क्या कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। इस सवाल पूछेंगे तो आपको पहला ऑप्शन आपको हल्दीघाटी का युद्ध मिलेगा, लेकिन वो आपको नहीं करना। वो करना क्या है? दिवेर का युद्ध करना है आपको। ठीक है, अगली बात करें 1585 ईस्वी के बाद में अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1593 के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ और मानेगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर अधिकार पुनः कर लिया था। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। कब किसको बनाया? चावंड को राजधानी बनाया। राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के पास बारडोली, यहाँ पे पूछा गया सवाल है बहुत बार। चावंड के पास में बारडोली नामक जो गांव है वहाँ पे प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप ने किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोफोली या दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। नोट करें बात को, हल्दी घाटी को क्या है? मेवाड़ की थर्मोफोली कहा गया है और दिवेर का युद्ध मेवाड़ का मैराथन है। ये बात नोट कर लेना अलग अलग। बात करें राणा अमर सिंह की, 1597 से 1620। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के बाद में उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 में, कब? 1613 में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुरम, जो इसका नाम था शाहजहां पड़ा, को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ के लूटमार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे और उसकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अंततः उन्होंने कुंवर जो करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला था। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी थी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। नोट कर लेना इस बात को, मेवाड़ और मुगल संधि कब हुई? अमर सिंह के द्वारा 1615 में जनवरी। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था। उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर दिया। जहांगीर के जीवन की है सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। महाराणा राज सिंह 1652 से 80। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे
1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ में सादुल्ला खां को भेजा था। राज सिंह ने मुगलों के संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों ने उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, पहले ठीक थे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुवती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने किससे, जिसका जो शादी थी उसकी औरंगजेब से होने वाली थी, और फिर शादी किसने कर ली, राज सिंह ने कर ली थी 1669 में। औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया था। ठीक है, अब देखिए, मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने का महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों को साथ दिया। फिर 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। फिर इस झील के उत्तरी किनारे पर, नोट करें इस बात को, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। फिर संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना, ठीक है, वो रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। नोट करें इस बात को विशेष रूप से, नौ चौकी पाल विशेष रूप से नोट कर लेना। यह है प्रशस्ति, नोट करें, 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। ठीक है, यह संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। नोट करें इस बात को, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख साथियों। तो इस प्रकार से साथियों आज हमने बात की जो गुहिल वंश था उसकी। ठीक है, अगले हम जो बात करेंगे वो होगा मारवाड़ का राठौड़ वंश, और उसके बाद में हम बात करेंगे उसी में आपके बीकानेर का जो वंश है उसके बारे में। ठीक है साथियों, तो एक बार सभी साथी लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके साथियों को जोड़े इस क्लास में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। मैं जैसे स्टार्ट में बताया था जीके की टेस्ट सीरीज को लेके, ठीक है, जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके पूरा जितना भी 3rd ग्रेड में आएगा, चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल 2nd से हैं। ठीक है, उसमें टॉपिक का टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। ठीक है, ये सभी टेस्ट मैंने खुद तैयार किए हैं, सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, सभी टेस्ट आप कभी भी और कितनी भी बार दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, टेस्ट सीरीज से जुड़े। ठीक है, वरना सीधा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, वरना सीधा ऐप का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में भी है। पीछे की कक्षा 6 से लेके साथियों, कक्षा 6 से लेके 9 तक क्लासें पूरी ली हुई है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा कक्षा 10 की पीछे की क्लास है वो भी उसी में मिल जाएगी। ठीक, कमेंट बॉक्स में जाइए, सभी लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ से जुड़े। पुनः आप सभी का धन्यवाद।